फिर प्रधानमंत्री बयान देते हैं हम ऐसे फैसले लेंगे कि हजारों साल लोग याद करेंगे। तो हजारों साल आखिर किस चीज़ को याद करेंगे? तानाशाही। कैसे देखते हैं कि आप लोगों की सरकार बनेगी, आप लोगों ने 30 लाख नौकरियों को वादा तो किया है, ये होगा कैसे? मूल मुद्दों पर बीजेपी आने की क्षमता नहीं रही क्योंकि उन मुद्दों पे पिट चुकी है। तो बीजेपी कभी मंगलसूत्र लाएगी, कभी कुछ लाएगी, कभी कुछ लाएगी। राम मंदिर के निमंत्रण को आप लोगों ने ठुकरा दिया, आप लोग गए नहीं, आप लोग रामद्रोही हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। ये सर्टिफिकेट जारी करने का हक और अधिकार किसके पास है? एक कमरा प्रधानमंत्री जी ने जरूर उद्घाटन किया और जिस दिन उद्घाटन किया उसके ठीक 33वें दिन उस कमरे में आगे थे। ये सरजमी चाहती नहीं कि बीजेपी के लोग यहाँ फीता काट पाए। आपका एक बड़ा बयान वायरल हुआ था, उस पर बहुत सारे मीम बने थे। बारी बार इंटर करवा रही, जरा उनकी मीम बनवा दो। जहाँ तक निरहुआ जी की बात है, अब हम क्या कहें उनके बारे में। और जैसे कलाकारों को स्क्रिप्ट दी जाती है डायरेक्टर की ओर से, उसी पर वो मंचन कर, तो निरहुआ की डायरेक्टर बीजेपी का ऑफिस है, कोविशील्ड लगवा लिए, वो सारे लोग अफसोस कर रहे हैं। कल मैं था गोपालपुर विधानसभा में, 22 साल के नौजवान को हार्ट अटैक। 3 दिन पहले मैं मेनगर असेंबली में था, 24 साल के नौजवान ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गई। तो रात के तकरीबन 1:30 बजे का वक्त है और हम इस वक्त लखनऊ की 80 लोकसभा सीट में से एक सीट पर मौजूद हैं। सीट संख्या 69 और लोकसभा क्षेत्र का नाम आजमगढ़। वो आजमगढ़ जहां से समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव कभी सांसद हुआ करते थे। वो आजमगढ़ जहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद हुआ करते थे। और वो आजमगढ़ जहां से कभी धर्मेंद्र यादव ने सांसद बनने की एक नाकाम कोशिश की थी और 2024 में एक बार फिर से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सांसद आजमगढ़ के बन जाएं। तो सर, क्या लगता है इस बार आपका? बहुत शानदार। और आपने नाकाम कोशिश की बात, तो इस बार आजमगढ़ के लोग उस नाकाम कोशिश को कामयाब कोशिश में बदल के छोड़ेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आजमगढ़ के लोगों के दिलों में संकल्प है। पिछली हार की लोगों के दिलों में एक कसक है कि वो कैसे हार गए, क्योंकि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा परिणाम आएगा और आ गया। तो उस परिणाम को हमने स्वीकार भी किया। और उस दिन मैंने कहा था चुनाव हारने के बाद भी कि मैं चुनाव हारा हूँ, हिम्मत नहीं हारा हूँ। और मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ, शायद इसीलिए पार्टी ने मुझे दोबारा मौका दिया और आजमगढ़ के लोग भी अपनी कसक को पूरा करेंगे इस चुनाव में। क्योंकि आजमगढ़ से आप 2024 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और जो आपके अपोनेंट हैं दिनेश लाल यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वो ये बार बार कह रहे हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी के लोगों को परिवार से बाहर की जगह ही नहीं मिलती। आजमगढ़ में फिर उन्होंने धर्मेंद्र यादव को उतार दिया, हम तो उनको हरा करके भेज चुके थे। अब कुछ ऐसे बड़बोले लोग हैं, इनके जवाब देने में भी मैं उचित नहीं समझता हूँ। यही बड़बोले लोग 19 के चुनाव में कह रहे थे कि ब्रह्मा भी उतर जाएंगे तो हम चुनाव नहीं हारेंगे। यही बड़बोले लोग थे। और इसी तरह की बातें इस चुनाव में भी की। बेरोज़गारी पर भी बहुत सारे उन्होंने एक अलग तरह का ज्ञान दिया है। तो ऐसे हम लोगों के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते। हालांकि परिवार की सीट या परिवार के लोगों का चुनाव लड़ना, इन लोगों को पता नहीं है राजनीति में। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा, जिनको लोग छोटे लोहिया कहते थे, जनेश्वर मिश्रा जी ने कई मौक़ों पे कहा कि ये संघर्ष का परिवारवाद है। हम लोग कोई सजी सजाई थाली में नहीं जा रहे, हम जनता के बीच जा रहे हैं और गए हैं जनता के बीच, पहले भी गए। अब तो मेरा ये 6ठा चुनाव होने जा रहा है। आप बदायूं से सांसद रह चुके हैं। हाँ बिल्कुल, 2 बार बदायूं के, एक बार मैनपुरी के सांसद रहे हैं। बदायूं का चुनाव भी मैं हारा हूँ, आजमगढ़ भी हारा हूँ। लेकिन ये तो हार जीत चलती रहती है और जनता कभी जिताती भी, कभी हराती भी है। समाजवादी पार्टी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक नारा दिया है पीडीए का, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप लोग जातियों में बांट रहे हैं, जातियों के बंटवारे की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 ही जातियां हैं, अमीर और गरीब की जाति। तो बीजेपी के लोग खुद किस जाति के, पहले तो ये बताएं, किस जाति के हैं वो खुद? वो कह रहे हैं कि आप लोग आरक्षण नहीं, वो छीन खुद किस लेंगे। जाति के, पहले वो बताएं इस बात को। नरेंद्र मोदी जी तो कह ही चुके हैं कि ओबीसी हैं वो। तो वो तो अमीर गरीब की बात कर रहे थे। ये खुद किस जाति के अपने को मानते हैं? अडानी अंबानी जी की जाति का मानते हैं कि कोविशील्ड कंपनी की जाति का मानते हैं? किस कंपनी, किस जाति का खुद को मानते हैं? तो बीजेपी के लोगों के पास कोई बात नहीं बची है, लॉजिक नहीं बचा है। अलग अलग बातें करके, अलग अलग भाषण दे के लोगों ने यकीन जरूर किया 14 के चुनाव में, 19 के चुनाव में, इनकार नहीं करता मैं। और लोग कर लेंगे उम्मीद, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की कि महंगाई ख़त्म हो जाएगी, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, किसानों की आमदनी दूनी हो जाएगी, सबके खाते में 15 लाख पहुँच जाएंगे, स्विस बैंक से पैसा आ जाएगा, ये सब बातें हुई थी। डॉलर और रुपए की वैल्यू बराबर हो जाएगी, सब बातें नहीं की गई थी क्या?
इतनी बातों के बाद जनता ने यकीन जरूर किया, लेकिन आज 10 साल के कार्यकाल के बाद जनता पूरी तरह निराश है। बेरोजगारी को लेकर के क्या प्लान है? चूँकि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कभी रोजगार का, कभी आईएएस, आईपीएस का गढ़ हुआ करती थी। आज रोजगार को लेकर के युवा बहुत नाराज़ हैं। कैसे देखते हैं कि आप लोगों की सरकार बनेगी, आप लोगों ने 30 लाख नौकरियों का वादा तो किया है, ये होगा कैसे? जब सरकार बनेगी तो करके दिखा देंगे। आज ये फार्मूला बता देंगे तो बीजेपी के लोग उसका उपयोग कर लेंगे। आज बीजेपी के लोग बताएं कि भाई 2 करोड़ का उन्होंने किस सोच के साथ, किस एक्शन प्लान के साथ उन्होंने दिया था बयान या भाषण या वादा किया था, और क्यों नहीं कर पाए। इस चुनाव में तो कम से कम सवाल उनसे बनता है। चुनाव के परिणाम के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पहला वादा किया है कि अगले 6 महीने के अंदर, दिसंबर 24 खत्म होने से पहले 30 लाख केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियां की भर्ती होगी। ये पहला वादा है इंडिया गठबंधन का। तो ये आप लोग पूरा करने जा रहे हैं। 100% करेंगे। अब चूंकि बार इंडिया बार गठबंधन को और अलायंस कर चुके हैं पिछले आदरणीय अखिलेश जी के कार्यकाल में। मैं समझता हूँ यूपी के 5 साल में कम से कम 10 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। आप बार बार इंडिया गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में अलायंस है। क्या कार्यकर्ता इंटैक्ट हो पा रहे हैं क्या? जैसे नेता तो इंटैक्ट हो गए पूरी हैं। तरह से इंटैक्ट है। सबका एक ही ध्येय, बीजेपी को हटाना है, देश के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। और हमारे या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात छोड़ो, वो तो हम लोग पॉलिटिकल अनुशासन में और एक दूसरे से कनेक्शन में रहेंगे जब लीडर कनेक्ट हैं। तो आम जनता एक साथ खड़ी हो गई है। असली उपलब्धि ये है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने राम मंदिर बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 10 साल का तो ये ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी पूरी की पूरी बाकी है। पब्लिक 2 बार भरोसा कर चुकी है, तीसरी बार क्यों ना करे भरोसा? क्या है आपके उनका पास ऐसा? टेलर ऐसा है कि कोई पिक्चर देखेगा नहीं, कोई पिक्चर नहीं देखेगा। उनके भक्ति पिक्चर देखते रह जाएंगे। और अब तो भक्तों की भी भक्ति कम हो गई है। कि राम मंदिर को लेकर के आप लोगों पर सवाल उठता है कि आप लोग राम मंदिर के निमंत्रण को आप लोगों ने ठुकरा दिया, आप लोग गए नहीं, आप लोग रामद्रोही हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते ये हैं। बताइए, रामद्रोही सर्टिफिकेट जारी करने का हक और अधिकार किसके पास है? किसके पास है? बीजेपी के लोग शंकराचार्य हैं। सदैव नेताजी ने 90, 91, 92, 93 के आसपास, जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पे था, उस समय के उनके बयान सुनिए। उन्होंने लगातार एक बात पे जोर दिया था कि या तो बातचीत से फैसला हो, रास्ता निकले, या सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जाए। आज जो राम मंदिर बना है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बना है। बीजेपी की जगह शायद कोई दूसरी सरकार होती वो भी बनाती। लेकिन नेताजी के एक ही फैसले को तो बार बार टारगेट किया जाता है कि नेताजी ने गोली चलवा दी एक मस्जिद की रक्षा के लिए। सवाल वो नहीं था। नेताजी ने मस्जिद की रक्षा नहीं, बल्कि नेताजी ने देश के संविधान की रक्षा की थी, देश की कानून की रक्षा की थी। और कानून की रक्षा के लिए एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं। अच्छा, अब चूंकि पर्टिकुलर आप आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं तो आजमगढ़ की बात कर ली जाए। आप पिछली बार जो उपचुनाव हारे थे 2022 का, उसमें ये हुआ था कि गुड्डू जमाली बड़े फैक्टर थे। इस बार वो आपके साथ हैं, तो क्या ये भरोसा आपको ज़्यादा दिला रहा है कि जो 8,500 का वोट मार्जिन था हम उसको कंप्लीट कर नहीं, लेंगे? जमाली साहब एक बड़ा फैक्टर थे, कोई इसमें शंका नहीं है। और आज वो हमारे साथ हैं। निश्चित तौर पे उनके साथ होने से एक बहुत अच्छा माहौल मिला है, इस बात से कतई इनकार नहीं करना चाहिए। और उनका इस जीत में थोड़ा योगदान भी रहना है, ये भी सच है। लेकिन इसके साथ साथ, ये तो एक स्थानीय फैक्टर हो गया, इनके साथ साथ फैक्टर बहुत सारे हैं। संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है, आरक्षण बचाने का है, जाति जनगणना कराने का है, अग्निवीर की योजना ख़त्म कराने का है, किसानों की आमदनी बढ़ाने का है, किसानों के कर्ज माफ़ कराने का है, महंगाई को कम करने का है, और बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दिलाने का है। ये जो हमारा घोषणा पत्र है, और ये जो आदरणीय अखिलेश जी ने एक पीडीए का फार्मूला बनाया है, इस फार्मूले के अंदर समाज के तकरीबन सभी लोग समाहित हो रहे हैं। और समाहित ही नहीं हो रहे हैं, वो एक साथ एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो रहे हैं। और खड़े होने के भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है, बीजेपी से लोग पूरी तरह निराश हो गए हैं आज। अच्छा, चूँकि हम लोग डिजिटल के लिए ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, डिजिटल में कीवर्ड 2 चीज़ें होती हैं और इस पूरे चुनाव का कीवर्ड विपक्ष का बन गया संविधान और आरक्षण। आप लोगों को क्यों लगता है कि संविधान खतरे में है और बीजेपी 400 सीटें ले आएगी तो मैं संविधान बदल आश्चर्य कर जाएगा? रहा हूँ कि आप इस सवाल को पूछ क्यों रहे हो।
एक जर्नलिस्ट के तौर पे आपको इस बात का अंदाज होगा भी कि विगत सालों में जिस तरह सरकार चलाई गई है वो लगातार तानाशाही की ओर सरकार जा रही है। कभी एक देश एक चुनाव की बात की जाती है, कभी एक देश एक पार्टी की बात की जाती है, कभी कोई बात की जाती है। लगातार तानाशाही की तरफ सरकार ले जाने की कोशिश कर रही है। आप सोचिए 150 लोकसभा के सांसदों को सदन से निष्कासित करके आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी में संशोधन किए जाते हैं और वो संशोधन का अगर आप भाव देखेंगे तो भाव ये कि कोई देश में बड़ा जब आंदोलन हो तब इन संशोधनों में किए हुए कानूनों का उपयोग करके या दुरुपयोग करके आंदोलनों को दबाया जाए, जनभावना को दबाया जाए, ऐसे संशोधन किए गए। पत्रकार के तौर पे आपने इन सब चीज़ों का अध्ययन किया होगा। तो ये जो बीजेपी की वर्किंग रही है उस वर्किंग से साफ आ रहा है। फिर प्रधानमंत्री बयान देते हैं हम ऐसे फैसले लेंगे कि हज़ारों साल लोग याद करेंगे। लोकतंत्र में तो हज़ारों साल का कहीं कोई स्थान नहीं है। 5 साल, 6 साल, 4 साल, अलग अलग देशों में अलग अलग कानून हैं। तो हज़ारों साल आखिर किस चीज़ को याद करेंगे लोग? तानाशाही को। तो ये देश की जनता तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगी। बाबा साहब के संविधान का हटना या उसको निष्प्रभावी बनाना बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकतंत्र खत्म होना देश का जनमानस बर्दाश्त नहीं करेगा। आरक्षण छीनना देश का जनमानस बर्दाश्त नहीं करेगा। आरक्षण पे आप ही लोगों पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि कर्नाटक में आप लोगों ने या आपकी सहयोगी सरकार ने मुस्लिम आरक्षण दे दिया है और हम उस आरक्षण को ख़त्म नहीं होने देंगे। बीजेपी ने आरक्षण दिया कहाँ है? सवाल मेरा ये है। ईडब्ल्यूएस का जो 10% का आरक्षण था, ईडब्ल्यूएस के लिए ऑलरेडी राष्ट्रीय हमारे सदे नेताजी ने हमेशा कहा था कि गरीब अपर कास्ट के लोगों के लिए हम लोग चाहते हैं प्रोविज़न करना। और जब ये बिल आया था तो पार्टी की तरफ से मैं खुद बोला था और हमने भी समर्थन किया था। ईडब्ल्यूएस का मसला एक अलग है। मैं उससे हट के एक बात पूछना चाह रहा हूँ बीजेपी के लोगों से। आखिर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के घोटाले का मामला बाहर क्यों आया? आखिर दरोगा के लोगों की भर्ती में यूपी के अंदर आरक्षण का अनियमितता का मामला क्यों आया? 350 जेएस रैंक के आईएएस अधिकारी जिसको 22 साल की सीनियरिटी होती है, आईएएस को सबसे बड़ी परीक्षा पास करने के बाद 22 साल की सीनियरिटी लेने के बाद जो पोजीशन मिलती है उस पोजीशन के 350 अधिकारी मोदी जी ने डायरेक्ट नियुक्त किए। मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री बताएं, बीजेपी के प्रवक्ता बताएं, इस पर चुप है, नहीं बोलेंगे वो, कि 350 में कितने बैकवर्ड हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं या कितने मुसलमान या माइनॉरिटी के लोग हैं, बताएं। वो नहीं बताएंगे। लेकिन आरक्षण के सबसे बड़े पुरोधा बनने की कोशिश स्वयं में नहीं है, जनता तो समझ चुकी है। अब देखना ये कि मीडिया के साथ ही कब तक इन बातों को समझते हैं या कब तक उस प्रभाव से बाहर आ पाते हैं। और मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जो आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि क्या यूपी में हमने 4 बार सरकार चलाई, क्या ऐसा हुआ है? क्या हुआ है? और ये हो रहा है कि आपने से सवाल क्यों नहीं बनता है कि बेरोजगारी आपने नहीं दूर कर पाई? 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे नौजवानों को। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ अगर 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला होता तो ये जो 80 करोड़ के लोगों को मुफ्त अनाज की बात करते हैं, एक आदमी को भी मुफ्त अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक व्यक्ति अपने परिवार के 4 लोगों का पेट बहुत आसानी से भर सकता था। मुद्दों को डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? आप जहाँ से चले थे उस मुद्दे पर आइए। मंगलसूत्र, आप लोग भैंस खोल लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। किसकी खोल ली? ये तो भारतीय जनता पार्टी और सबसे बड़े नेता कह रहे हैं कि ये सरकार बनी तो ये सही होगा। मैंने एक बात कही बीजेपी के लोगों के लिए और मेरी बात को आज आप सच माने न माने, लेकिन सच यही है। हम लोग क्रिकेट मैच देखते रहे बचपन में। क्रिकेट में जब कोई बॉलर पिटता था, उसकी गेंद पे जब ज़्यादा रन बन जाते थे तो कभी वो वाइट बॉल फेंकता था, कभी नो बॉल फेंकता है, कभी बाउंसर करता है। तो बीजेपी की हालत ये हो गई है। अब बीजेपी के मूल मुद्दों पर बीजेपी आने की क्षमता नहीं रही क्योंकि उन मुद्दों पे पिट चुकी है। तो अब बीजेपी कभी मंगलसूत्र लाएगी, कभी कुछ लाएगी, कभी कुछ लाएगी। अरे बेसिक बात करो। 10 साल शासन किया है, डबल इंजन की सरकार का शासन किया है। छाती ठोंक ठोंक के कहा कि मेरे डबल इंजन की सरकार है, मेरी बहुमत की सरकार है, मेरी प्रचंड बहुमत की सरकार है। आखिर वो प्रचंड बहुमत के प्रचंड काम कहाँ हैं? प्रचंड काम भी तो देखने चाहिए थे प्रचंड बहुमत के।
हम लोग विपक्ष के लोग तो अपना जुगाड़ की सरकार चला लिए, लेकिन आपके प्रचंड काम तो दिखते। अच्छा, आजमगढ़ की चूँकि एक बहुत बड़ी पहचान रही है, शिबली रोमानी से लेकर के और जानिसार अख्तर से लेकर के बहुत सारी पुरानी चीज़ें रही हैं। नए में 2008-9 के आसपास आजमगढ़ को बहुत बदनाम करने की कोशिश की गई, हुई भी बदनाम, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने उसे उठाया। फिर वो धीरे-धीरे पहचान थोड़ी ठीक हुई है और अब जो सांसद हैं आजमगढ़ के, वो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने कुछ नहीं किया, अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया और 15 महीने, 20 महीने के इस कार्यकाल में हमने यहाँ हवाई अड्डा चालू करा दिया, हमने यूनिवर्सिटी खोल दी। धर्मेंद्र यादव अगर सांसद बनते हैं आजमगढ़ के, तो वो आजमगढ़ के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो उन्हीं की बातों को कहूँगा जो हवाई अड्डे की बात करते हैं। हवाई अड्डा सदैव नेताजी के कार्यकाल का है। नेताजी 9-7 तक मुख्यमंत्री थे, इसका मतलब 7 से पहले का बना हुआ हवाई अड्डा है। हाँ, सुना है कि मैं तो हालांकि नहीं गया, एक कमरा प्रधानमंत्री जी ने जरूर उद्घाटन किया था और जिस दिन उद्घाटन किया उसके ठीक 33वें दिन उस कमरे में आग लग गई। इसका मतलब आजमगढ़ की ये सरजमी चाहती नहीं कि बीजेपी के लोग यहाँ फीता काट पाएँ। ठीक है, जहाँ तक निरहुआ जी की बात है, अब हम क्या कहें उनके बारे में। गायक तो अच्छा है ना वो, ये तो हैं? मानेंगे ना कि गायक अच्छे हैं। मैंने कहा उनके बारे में कई बार कि कलाकार हैं और जैसे कलाकारों को स्क्रिप्ट दी जाती है डायरेक्टर की ओर से, उसी पर वो मंचन करते हैं। तो निरहुआ के डायरेक्टर बीजेपी का ऑफिस है, तो वो जो स्क्रिप्ट मिलती है उस स्क्रिप्ट में कभी वो रोज़गार के लिए भी अच्छे फार्मूले देते हैं, आप भी अपना लो। जो पत्रकार मित्र ज़्यादा बीजेपी की वकालत करते हो, निरहुआ के बेरोजगारी के फार्मूले को अपना के दिखाएं, क्योंकि बातें और भाषण कहना बहुत आसान है, चीज़ें अपनाना बहुत मुश्किल होता है। खुद जिसके बच्चे हों वो दूसरों को कहता है कि बच्चे ना करो, क्या आप उन पर भरोसा करें, क्या उनकी बातें करें। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 80 में कितनी सीटें दे रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 79 सीटें दे रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे रहे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गंभीर खबरें हैं, इसलिए दे रहे हैं। यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि वैक्सीन नहीं लगवानी है, बीजेपी वैक्सीन है। पूरे देश के लोगों ने उनकी आलोचना की थी, लेकिन वो अपने फैसले पर थे। आज मैं समझता हूँ जिन लोगों ने भी कोविशील्ड लगवा ली है वो सारे लोग अफसोस कर रहे हैं। लगवाई तो हमने भी है। तो आप भी अफसोस करिए। आपने नहीं लगवाई? मैंने कोविशील्ड नहीं लगवाई। क्या अच्छा, कोवैक्स लगवाई थी आपने? मैंने कोविशील्ड नहीं लगवाई, कम से कम मैं ऊपर वाले कृपा है मैंने वो नहीं लगवाई थी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने, बल्कि आधे से ज़्यादा देश ने वही लगवाई है। तो जिन लोगों ने लगाई है और घटनाएं हो रही, मैं बताऊं, मैं आपको, कल मैं था गोपालपुर विधानसभा में, 22 साल के नौजवान को हार्ट अटैक हो रहा है। 3 दिन पहले मैं मेहनगर असेंबली में था, 24 साल के नौजवान ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गई। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। लोगों के परिवार उजड़ रहे हैं और परिवार उजाड़ दिए बीजेपी ने केवल चंदा के बदले। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन चंदा वैक्सीन वाले से उठा लेंगे, चंदा मीट कंपनी से भी उठाएंगे, चंदा पाकिस्तान की कंपनी से भी उठाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल, उसी के माध्यम से उठाए। वो तो सर्वोच्च न्यायालय को जितना धन्यवाद दो कम है, कम से कम देश का जनमानस जान तो गया। नहीं तो पूरी आरबीआई ने ताकत लगा दी थी, सॉरी एसबीआई ने, कि इलेक्टोरल बॉन्ड डिस्क्लोज ना हो पाए, कम से कम नाम डिस्क्लोज ना हो पाए। बहुत सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी पड़ी थी। हाँ, अच्छा, वो तो सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद है इस बात के लिए। रात का वक्त है धर्मेंद्र जी, 1:30 बजने वाले हैं। कितनी देर सो पाते होंगे आप? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपका कार्यक्रम, सुबह आप जनता से भी मिलते हैं, रात को भी आपके लोग अभी आपसे इंतजार कर मिल रहा हूँ, क्या थका लग रहा हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। इसका क्या है? ये आजमगढ़ के लोगों की दिल से निकली हुई दुआएं हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से थकान वकान ये कुछ नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी ये इंटरव्यू मैं खत्म करूंगा, फिर भी 100-150 लोग हैं जो बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। सबसे मिलेंगे, हम लोग यूज्ड टू हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, इसको हंसी खुशी क्लोज करते हैं। आपका एक बड़ा बयान वायरल हुआ था, उस पर बहुत सारे मीम बने थे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मीम बनाए हैं, लेकिन मीम बनाने वालों से कहेंगे हमसे बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत कुछ कहा है। कोई इंटर के बाद 12वीं बाद इंटर करवा रहे हैं, ज़रा उनकी मीम बनवाओ तो भाई कम से कम। लेकिन उनके शायद डर होगा, टेलर होगा तो शायद ना बना पाएँ। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन चूँकि ईवीएम खुल रही थी, घुसने नहीं दिया जा रहा था, एक गुस्से का या जो होता है एक स्वाभाविक माहौल, तो मुझे तो मैं तो बाद में वीडियो देखा, जिस समय में बोला मुझे अंदाज भी नहीं था। हम लोगों को भी अंदाजा नहीं था, बाद में मीम में हम लोगों को अंदाजा था। स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वो सिचुएशन, अगर आप मौके पर रहे होंगे तो सिचुएशन देखिए, काउंटिंग हो रही हो, ईवीएम खोली जा रही हो और कैंडिडेट को घुसने न दिया जा रहा हो,
ये मीम बनाने वाले लोग या सवाल करने वाले लोग उस सिचुएशन को भी तो ज़रा ऑब्जर्व करें। अच्छा, एक वोट परसेंटेज लगातार घटता जा रहा है, आप लोगों के लिए चिंता का विषय है क्या ये? कतई नहीं। वोटिंग समाजवादी और इंडिया गठबंधन का पूरा वोट निकल रहा है। अपनी जीत का अंतर बता दीजिए, इसी के साथ हम ये सवाल अंतर खत्म तो करते हैं। देखिए, बताना ये मेरा हक और अधिकार नहीं है, वो जनता का अधिकार है और जनता जितना चाहेगी, जैसा चाहिए वो देगी। अंतर एक चीज़ तय, बहुत बड़ी जीत होगी, कसक लोग मिटाएंगे और आजमगढ़ की उस हार का कई गुना लोग ब्याज सहित वापस करेंगे भाजपा को। चलिए, तो ये थे आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, जो इस बार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। शुक्रिया।